Hello everyone, I hope you all are doing great. This topic has been taken from Business Law SEM 2. The chapter name is Transfer of Ownership, and a real important question from this chapter that comes for 15 marker is sale by a non-owner. So let's start the topic. So the general rule says that no man can sell goods and give a good title unless he himself is the owner of it. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी चीज़ की ओनर नहीं हूँ तो मैं उसे आगे बेच भी नहीं सकती हूँ, उसे आगे सेल भी नहीं कर सकती हूँ. इस मैक्सिम को हम बोलते हैं नेमो दैट क्वाड नॉन हैबे, और आपको क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में आता है. एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन बाय नेमो दैट क्वाड नॉन हैबे, एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस. इसका मतलब क्या है कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़. अगर मेरे पास ओनरशिप का टाइटल नहीं है तो मैं उसे ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती. Implications to the general rule. Now what are the implications to the general rule? If a person transfers the article not belonging to him, the transferee gets no better title. दैट मीन्स अगर मेरे पास किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं है और मैं उसे आगे ट्रांसफ़र कर देती हूँ तो जो ट्रांसफ़री है उसको भी कोई बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, वो भी उसका सही ओनर नहीं माना जाएगा. बट द मेन लाइन इन दिस क्वेश्चन दैट रन्स अलॉन्ग विद एवरी पॉइंट वुड बी द पर्सन शुड हैव एक्टेड इन गुड फेथ. अगर उसने इनोसेंटली एक्ट करा है, उसे नहीं पता था कि जिससे मैं ख़रीद रहा हूँ वो इसका रियल ओनर है या नहीं है, और उसने गुड फेथ में एक्ट करा है, तो उसकी ट्रांजैक्शन को जेन्युइन माना जाएगा, उसकी सेल को वैलिड माना जाएगा. देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल. अब हमने क्या बोला, जनरल रूल क्या है कि अगर आप किसी चीज़ के ओनर नहीं हैं तो आप उसे बेच नहीं सकते. मगर इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं. दैट मीन्स देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल दैट सेल कुड बी डन बाय अ नॉन ओनर एज वेल. So let's see the exceptions to this rule. First is sale by mercantile agent, sale under the employed authority of owner or title by estoppel, sale by one of the joint owners, sale by person in possession of goods under a voidable contract, sale by seller in possession after sale, sale by buyer in possession after sale, sale by an unpaid seller, sale in market over. So now let's see these exceptions one by one. Now let's start with the first exception, that is sale by mercantile agent. अब mercantile agent क्या है? mercantile agent का काम ही ये होता है कि वो प्रिंसिपल के लिए गुड्स बेचता है और उन्हें आगे खरीदता है. ये एक्सेप्शन कब चलती है, मतलब mercantile agent कब नॉन ओनर होते हुए भी आगे चीज़ें बेच सकता है. पहला, उसका मर्केंटाइल एजेंट होना ज़रूरी है, मतलब उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो एक प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है. सेकंड, जो गुड्स वो आगे बेचने लगा है उसके पास उन गुड्स की पोजेशन होनी चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल होने चाहिए. थर्ड है, ऐसी पोजेशन उसे किसने दी हो, रियल ओनर ने दी हो कि तू अपने पास जब तक गुड्स नहीं बिकते तब तक ये गुड्स तू अपने पास रख सकता है. द बायर मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि बायर को नहीं पता होना चाहिए कि जो मुझे बेच रहा है वो उसका रियल ओनर है या नहीं है. बायर ने इनोसेंटली खरीदा होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बायर शुड हैव नॉट नोन द एजेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल. बायर को ये चीज़ नहीं पता होना चाहिए कि एजेंट के पास अथॉरिटी थी बेचने की या नहीं थी, उसने गुड फेथ में एक्ट करा है. Second point is sale under the implied authority of owner or title by estoppel. अब यहाँ पे क्या है, where the owner by his words or conduct causes the buyer to believe that the seller is the owner of the goods or has the authority to sell the goods and induce him to buy in that belief, the sale would be termed valid. यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ओनर ने अपने कंडक्ट से या अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी से ये विश्वास दिलाया हो बायर को कि जो सेलर है वही रियल ओनर है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर एक्स मेरी वॉच मेरे सामने बेच रहा था, बट मैंने ना तो मिस्टर एक्स को रोका ना बायर को बोला कि मिस्टर एक्स इसका ओनर नहीं है और मैं इसका ओनर हूँ. तो मतलब मैंने इम्प्लाइड अथॉरिटी दे दी मिस्टर एक्स को कि तू मेरी घड़ी बेच सकता है, और मैंने कुछ नहीं करा उस सेल को प्रिवेंट करने के लिए. तो सेल यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी.
provided the buyer has acted in good faith. Next is sale by one of the joint owners. वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स मतलब एक चीज़ के सेवरल ओनर्स भी हो सकते हैं, मतलब मोर देन वन ओनर्स भी हो सकते हैं. तो अगर उनमें से एक ओनर भी चीज़ बेच देता है तो उसे भी वैलिड काउंट किया जाता है. एक्सेप्शन होल्ड्स गुड व्हेन वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर हैज सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स. मतलब उन सारे ओनर्स में से एक के पास उसकी पूरी पोजेशन थी, उस गुड्स की पूरी पोजेशन थी. सच पोजेशन मस्ट बी विद द परमिशन ऑफ द अदर को ओनर्स. ये पोजेशन उसके पास परमिशन से आई विद द अदर को ओनर्स. बाकी को ओनर्स ने उसे परमिशन दी थी कि इन गुड्स को तू अपनी पोजेशन में रख सकता है. यहाँ पे भी सेम दो पॉइंट्स जो रिपीट होंगे सारी एक्सेप्शंस के साथ वो सेम रहेंगे कि बायर ने इनोसेंटली एक्ट करा, बायर ने गुड फेथ में ख़रीदा. बायर को नहीं पता कि जो मुझे बेच रहा है वो इसका रियल ओनर है या नहीं है. बायर को नहीं पता होना चाहिए कि सेलर के पास अथॉरिटी है सेल करने की या नहीं. नेक्स्ट एक्सेप्शन इज सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. Where a sale is made by a person who has obtained possession of goods under a voidable contract. That means sale is done by a person जिसने खुद वो goods अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ओब्टेन करी है. अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ओब्टेन करने का क्या मतलब है? या तो उसने वो गुड्स फ्रॉड से ओब्टेन करी हैं, या उसने वो गुड्स कोर्जन मतलब लड़ाई झगड़े से ओब्टेन करी हैं, या उसने वो गुड्स अंडर अ मिस्टेक ओब्टेन करी हैं, या अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस उसने वो गुड्स ओब्टेन करी हैं जो उसकी पोजेशन में है और जिन्हें वो आगे बेच रहा है. अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो आप केस लड़के उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना लेते हो या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है. जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता आप उन गुड्स को आगे बेच सकते हो प्रोवाइडेड दैट द बायर बाइज द गुड्स इन गुड फेथ. अब यहाँ पे बायर की तो कोई गलती नहीं, बायर को नहीं पता कि ये गुड्स उसने कोर्जन में लिए हैं या फिर मिस्टेक से लिए हैं या फ्रॉड से लिए हैं. तो बायर ने पूरे पैसे दिए, बायर ने गुड फेथ में एक्ट करा. तो यहाँ पे बायर को कुछ नहीं पता था कि सेलर के पास इन गुड्स का बेटर टाइटल नहीं है या सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है. तो ये सेल को हम वैलिड काउंट करेंगे. नेक्स्ट इज सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल. Where a person has sold goods but continues to possess such goods. अब जहाँ पे सेलर ने गुड्स बेच तो दिए हैं मगर उनकी पोजेशन अभी सेलर के पास ही पड़ी है, तो सेलर यहाँ पे आगे थर्ड पार्टी को बेच सकता है प्रोवाइडेड बायर बाइज द गुड्स इन गुड फेथ. बायर को नहीं पता होना चाहिए कि ये गुड्स बिके हुए थे जिन्हें मैं खरीद रहा हूँ, ये पहले बिक चुके थे. तो बायर को अगर इस चीज़ का नोटिस नहीं है एंड बायर हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ तो इस सेल को वैलिड माना जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल. अब यहाँ पे क्या है कि बायर के पास पोजेशन है, गुड्स बिक चुके हुए हैं, पोजेशन बायर के पास है, तो वो क्या आगे उसे बेच सकता है. वेयर अ बायर हैविंग बॉट और हैविंग अग्रीड टू बाय गुड्स, मतलब अभी वो कंप्लीट ओनर नहीं बना है, अभी उसे नॉन ओनर की कैटेगरी में हमने रखा है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स परचेज्ड फर्नीचर और उसने उस फर्नीचर की जो पेमेंट है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में करनी थी. मिस्टर एक्स ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी और गुड्स किसको बेच दिए? मिस्टर वाई को. अब मिस्टर एक्स ने कंप्लीट ओनर कब बनना था? जब वो दोनों इंस्टॉलमेंट्स पे कर देता. बट मिस्टर एक्स ने अभी सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे करी और अभी वो कंप्लीट ओनर नहीं था, फिर भी वो आगे गुड्स बेच सकता है मिस्टर वाई को प्रोवाइडेड मिस्टर वाई द बायर हैज़ एक्वायर्ड अ गुड टाइटल इन गुड फेथ. बायर हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ. बायर को नहीं पता होना चाहिए कि इन गुड्स पे जो मैं ख़रीद रहा हूँ उस पर कोई लोन चल रहा है या उस पर कोई लियन है या ये उसका ओरिजिनल सेलर नहीं है. नेक्स्ट इज सेल बाय एन अनपेड सेलर. जिस सेलर को पैसे नहीं मिले हैं तो वो सेल कंप्लीट ही नहीं हुई है तो वो गुड्स को आगे बेच सकता है. नेक्स्ट इज सेल इन मार्केट ओवर्ड. मार्केट ओवर्ड ये वाला रूल इंडिया में अप्लाई नहीं होता. पहली बात तो
अब मार्केट ओवर्ट का मतलब क्या होता है कि इट इज़ एन ओपन पब्लिक मार्केट और प्लेस अपॉइंटेड बाय लॉ और कस्टम फॉर द सेल ऑफ गुड्स। जो गुड्स कस्टम में पकड़े जाते हैं या फिर बाय लॉ कुछ कंपनीज़ की जब लिक्विडेशन हो जाती है तो वो गुड्स को जब पब्लिक मार्केट में बेचा जाता है उसे मार्केट ओवर्ट बोलते हैं। मतलब ये गुड्स सिर्फ लॉ या कस्टम्स के कारण कोर्ट ऑफ लॉ ने ऑर्डर दिया है इन गुड्स को बेचने के लिए। तो यहाँ पे भी जो सेल होती है वो it is done by a non-owner, the sale is done by a non-owner, but it is considered a very genuine and valid sale, provided the buyer buys the goods in good faith and without the notice of any defective title. So here we complete this question. Thank you.